नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन और आपका शरीर, ये दोनों आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? जब आप खुश होते हैं, तो आपका चेहरा खिल उठता है। जब आप दुखी होते हैं, तो आपके आंसू बहने लगते हैं। एक विचार आपके शरीर को हिला सकता है और एक शारीरिक चोट आपके मन में दर्द पैदा कर सकती है। यह रिश्ता हमें इतना स्वाभाविक लगता है कि हम इस पर कभी सवाल ही नहीं उठाते। लेकिन यह दर्शन और विज्ञान की सबसे विशाल, सबसे गहरी और सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है, मन शरीर समस्या। क्या मन और शरीर दो अलग अलग दुनियाएं हैं, या फिर वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आज हम एक ऐसे महान वैज्ञानिक और दार्शनिक की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक पहेली को सुलझाने में लगा दी। उनका नाम था जॉर्ज जॉन रोमेंस, जो चार्ल्स डार्विन के सबसे करीबी दोस्त और उनके बौद्धिक उत्तराधिकारी थे। रोमेंस ने एक ऐसी किताब लिखी जो उनकी जिंदगी भर की खोज, उनकी पीड़ा और उनके अंतिम जवाब का एक वसीयतनामा है। उस किताब का नाम है माइंड एंड मोशन एंड मोनिज्म। यह किताब हमें वास्तविकता की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जो हमारे सामान्य ज्ञान को चुनौती देती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद यह पूरा ब्रह्मांड, जिसे हम एक बेजान मशीन मानते हैं, उसके अंदर भी एक मन छिपा हो सकता है। क्या आप तैयार हैं उस वैज्ञानिक की आंखों से मन और पदार्थ के उस रहस्यमयी नृत्य को देखने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक वैज्ञानिक का धर्म संकट। डार्विन की परछाई में एक बेचैन आत्मा। इस गहरी और कुछ मुश्किल लगने वाली किताब को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके लेखक जॉर्ज जॉन रोमेंस के दिल और दिमाग में झांकना होगा। रोमेंस कोई साधारण दार्शनिक नहीं थे। वे 19वीं सदी के एक बहुत महान और एक बहुत ही सम्मानित विकासवादी जीव विज्ञानी थे। और वे सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे तो महान चार्ल्स डार्विन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक और उनके द्वारा चुने गए बौद्धिक उत्तराधिकारी थे। डार्विन ने जहां विकासवाद के सिद्धांत को भौतिक शरीर पर लागू किया था, वहीं रोमेंस ने उस सिद्धांत को और भी आगे, मन के क्षेत्र में ले जाने का महत्वाकांक्षी बीड़ा उठाया था। उनकी किताबें, जैसे कि एनिमल इंटेलिजेंस और मेंटल इवोल्यूशन इन एनिमल्स, अपने समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थीं, क्योंकि उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की थी कि इंसानों और जानवरों के मन के बीच कोई बहुत विशाल खाई नहीं है, बल्कि एक निरंतर विकास की श्रृंखला है। लेकिन डार्विन के इस दर्शन की, इस भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण की, रोमेंस को एक बहुत भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी थी। वे एक बहुत ही धार्मिक ईसाई परिवार में पले बढ़े थे, लेकिन जैसे जैसे वे विज्ञान की दुनिया में गहरे उतरते गए, उन्हें लगने लगा कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई सुलह संभव नहीं है। डार्विन का सिद्धांत यह दिखा रहा था कि जीवन का विकास एक अंधी, एक बिना किसी उद्देश्य की और एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा हो सकता है, जिसमें किसी दिव्य डिजाइनर या किसी ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। इस बौद्धिक ईमानदारी के कारण रोमेंस ने अपनी जवानी में ही बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ अपने ईसाई धर्म को त्याग दिया। वे एक नास्तिक बन गए, लेकिन वे कभी भी एक खुश या एक संतुष्ट नास्तिक नहीं बन पाए। उनका दिल हमेशा उस विश्वास, उस अर्थ और उस उद्देश्य की तलाश में बेचैन रहता था, जिसे उनके विज्ञान ने उनसे छीन लिया था। वे अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत ही गहरे धर्म संकट में जीते रहे। एक तरफ था उनका वैज्ञानिक दिमाग, जो उन्हें बताता था कि यह ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और गति का एक बेजान, एक अर्थहीन खेल है। और दूसरी तरफ था उनका दार्शनिक दिल, जो उन्हें उनकी अपनी चेतना की, उनके अपने विचारों, उनकी अपनी भावनाओं की, उस जीवंत, उस आंतरिक वास्तविकता का हर पल एहसास कराता था, जिसे विज्ञान की भाषा में पकड़ा नहीं जा सकता था। यह किताब माइंड एंड मोशन एंड मोनिज्म, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, वो इसी जीवन भर के संघर्ष का, इसी गहरी पीड़ा का और इसी अंतिम खोज का नतीजा है। यह एक वैज्ञानिक की अपनी ही विज्ञान की सीमाओं के साथ एक ईमानदार और एक साहसी मुठभेड़ है। यह उस सबसे विशाल पहेली को सुलझाने का एक प्रयास है, जिसने 19वीं सदी को परेशान कर रखा था और जो आज भी हमें उतनी ही परेशान करती है, मन शरीर समस्या। रोमेंस देख रहे थे कि विज्ञान की दुनिया यानी मोशन की दुनिया और हमारे अनुभव की दुनिया यानी माइंड की दुनिया के बीच एक बहुत विशाल, एक लगभग अगम्य खाई बन चुकी है। वे दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे थे।
रोमन्स का पूरा दार्शनिक प्रोजेक्ट इसी खाई को पाटने का, इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने का एक प्रयास था। वे एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण खोजना चाहते थे जो विज्ञान के तथ्यों के प्रति भी ईमानदार हो और हमारे अपने आंतरिक सचेत अनुभव की सच्चाई के प्रति भी। वे उस मशीन में छिपे भूत की पहेली का एक ऐसा हल खोजना चाहते थे जो न तो भूत को नकारे और न ही मशीन को। लेकिन यह कैसे संभव था? अगर मन और पदार्थ दो अलग अलग चीजें हैं तो वे मिलती कहाँ हैं? और अगर वे एक ही हैं तो फिर वे इतनी अलग अलग दिखती क्यों हैं? चैप्टर नंबर 2, मशीन में छिपा भूत। द्वैतवाद की अनसुलझी पहेली। जॉर्ज रोमेन्स के सामने जो सबसे विशाल दार्शनिक पहेली थी वो थी मन शरीर समस्या। और इस पहेली का जो सबसे पुराना, सबसे सहज और सबसे सामान्य ज्ञान वाला जवाब है उसे द्वैतवाद कहते हैं। जैसा कि हमने अपनी फिलॉसफी ऑफ माइंड की ऑडियो बुक में भी देखा था, द्वैतवाद यह कहता है कि वास्तविकता दो बिल्कुल अलग अलग मौलिक तरह की चीजों से बनी है, मन और पदार्थ। पदार्थ यानी हमारा शरीर, हमारा दिमाग, वो एक भौतिक मशीन है जो स्थान घेरती है और भौतिकी के नियमों का पालन करती है। और मन यानी हमारी आत्मा, हमारी चेतना, वो एक गैर भौतिक प्राणी है जो इस मशीन को चलाती है। यह मशीन में छिपे भूत का विचार है जिसे रेने देकार्त ने प्रसिद्ध किया था। यह विचार हमें बहुत आकर्षक लगता है क्योंकि यह हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बहुत मेल खाता है। हमें सच में यह महसूस होता है कि हमारे अंदर एक मैं है जो इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जॉर्ज रोमेन्स एक 19वीं सदी के कठोर वैज्ञानिक के रूप में इस द्वैतवादी समाधान को स्वीकार नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यह विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों में से एक के साथ एक बहुत विशाल समस्या खड़ी करता था, और वो था ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह नियम कहता है कि एक बंद प्रणाली में ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब अगर द्वैतवाद सच है और एक गैर भौतिक मन एक भौतिक शरीर को हिला सकता है, तो इसका मतलब है कि एक गैर भौतिक प्राणी भौतिक दुनिया में एक नई गति या नई ऊर्जा पैदा कर रही है। यह तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। एक भूत बिना किसी भौतिक ऊर्जा का इस्तेमाल किए एक मशीन का लीवर कैसे खींच सकता है? यह एक वैज्ञानिक असंभवता लगती थी। इसके अलावा एक और बहुत विशाल समस्या थी जिसे इंटरेक्शन की समस्या कहा जाता है। अगर मन और शरीर दो अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं तो वे एक दूसरे से बात कहाँ और कैसे करते हैं? वो कौन सा बिंदु है जहां एक गैर भौतिक इच्छा एक भौतिक न्यूरॉन को फायर करने का कारण बनती है? द्वैतवाद आज तक इस सवाल का कोई भी संतोषजनक, कोई भी वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य जवाब नहीं दे पाया है। तो रोमेन्स के लिए द्वैतवाद का यह रास्ता बंद था। वे एक वैज्ञानिक थे और वे किसी भी ऐसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो विज्ञान के स्थापित नियमों का खंडन करता हो। लेकिन फिर दूसरा विकल्प क्या था? दूसरा विकल्प था भौतिकवाद, जो कहता है कि कोई भी गैर भौतिक मन या आत्मा मौजूद नहीं है, सब कुछ सिर्फ पदार्थ और उसकी गतियां ही हैं। हमारा मन भी अंततः हमारे दिमाग की ही एक जटिल प्रक्रिया है। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक रूप से बहुत ही सुसंगत लगता है, लेकिन रोमेन्स इस सरल भौतिकवादी समाधान से भी संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि यह समाधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही वास्तविक चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, और वो थी हमारी अपनी चेतना का, हमारे अपने व्यक्तिपरक अनुभव का निर्विवाद सत्य। वे कहते थे कि आप ये तो कह सकते हैं कि विचार और कुछ नहीं, बस न्यूरॉन्स की फायरिंग है, लेकिन यह उस विचार के अनुभव को, उस सोचने के एहसास को बिल्कुल भी नहीं समझा पाता। विज्ञान हमें यह बता सकता है कि जब हम एक लाल गुलाब देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, लेकिन वो यह कभी नहीं बता सकता कि लाल रंग को देखने का वो एहसास कैसा होता है। तो रोमेन्स एक बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही अकेली जगह पर फंस गए थे। द्वैतवाद वैज्ञानिक रूप से असंभव लगता था और भौतिकवाद दार्शनिक रूप से अपर्याप्त लगता था। एक तरफ थी माइंड की दुनिया, हमारी अपनी चेतना की निर्विवाद सच्चाई, और दूसरी तरफ थी मोशन की दुनिया, यानी विज्ञान द्वारा वर्णित भौतिक कारण और प्रभाव की वो अटूट श्रृंखला। और इन दोनों के बीच एक बहुत विशाल, एक बहुत ही गहरी खाई थी। रोमेन्स का पूरा दर्शन, उनकी यह पूरी किताब, इसी खाई को पाटने का, एक तीसरा, एक वैकल्पिक रास्ता खोजने का एक बहुत ही साहसी
और एक बहुत ही मौलिक प्रयास है। वे एक ऐसे सिद्धांत की तलाश में थे जो मन और पदार्थ दोनों की ही सच्चाई का सम्मान कर सके, बिना उन्हें दो अलग अलग असंगत दुनियाओं में बांटे। और इस खोज का जवाब उन्हें मिला एक बहुत ही पुराने लेकिन बहुत ही शक्तिशाली दार्शनिक विचार में, मोनिज्म। लेकिन यह किस तरह का मोनिज्म था? चैप्टर नंबर 3, एक सिक्के के दो पहलू। रोमेंस का मोनिज्म का समाधान। द्वैतवाद और भौतिकवाद दोनों की ही समस्याओं से जूझने के बाद जॉर्ज रोमेंस एक तीसरे, एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण और एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान का प्रस्ताव रखते हैं। और वो समाधान है मोनिज्म, यानी एक तत्ववाद। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मोनिज्म वो दार्शनिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि वास्तविकता अपने सबसे बुनियादी स्तर पर दो नहीं बल्कि सिर्फ एक ही तरह की चीज या पदार्थ से बनी है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, मोनिज्म के भी दो मुख्य रूप हैं। आदर्शवाद, यानी जो कहता है कि सब कुछ मन है, और भौतिकवाद, यानी जो कहता है कि सब कुछ पदार्थ है। रोमेंस इन दोनों ही सरल रूपों को खारिज कर देते हैं। वे एक और भी ज्यादा सूक्ष्म और भी ज्यादा परिष्कृत तरह के मोनिज्म की ओर जाते हैं, जिसे आज के दार्शनिक अक्सर न्यूट्रल मोनिज्म या डबल एस्पेक्ट थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही सरल लगने वाला लेकिन बहुत ही गहरा विचार है। यह कहता है कि मन और गति, यानी पदार्थ, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये तो एक ही अकेली अंतर्निहित वास्तविकता के दो अलग अलग पहलू हैं, दो अलग अलग चेहरे हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। रोमेंस कहते हैं कि हर चीज जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, उसका एक बाहरी पहलू है और एक आंतरिक पहलू है। बाहरी पहलू वो है जिसे हम वस्तुनिष्ठ रूप से बाहर से देख और माप सकते हैं। यह गति की दुनिया है, यह विज्ञान की दुनिया है। जब एक न्यूरोसाइंटिस्ट आपके दिमाग को एक एफएमआरआई मशीन में देखता है और वो आपके न्यूरॉन्स को फायर करते हुए देखता है, तो वो उस घटना के बाहरी पहलू को देख रहा होता है। और उसी हूबहू उसी घटना का एक आंतरिक पहलू भी है। यह वो पहलू है जिसे सिर्फ अंदर से ही अनुभव किया जा सकता है। यह मन की दुनिया है, यह हमारी चेतना की, हमारे व्यक्तिपरक अनुभव की दुनिया है। जब आप एक विचार को सोचते हैं या एक भावना को महसूस करते हैं, तो आप उसी न्यूरॉन्स की फायरिंग वाली घटना के आंतरिक पहलू का अनुभव कर रहे होते हैं। तो एक विचार और एक न्यूरॉन की फायरिंग, ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं जिनमें से एक दूसरे का कारण बनती हो। ये तो एक ही घटना के दो अलग अलग नाम हैं, दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक तीसरी पर्सन का बाहरी दृष्टिकोण यानी विज्ञान, और एक पहली पर्सन का आंतरिक दृष्टिकोण यानी चेतना। यह एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान है। यह एक ही झटके में द्वैतवाद की उस पुरानी इंटरेक्शन की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब हमें यह पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मन शरीर को कैसे प्रभावित करता है। वो एक दूसरे को प्रभावित करते ही नहीं हैं, क्योंकि वे दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। रोमेंस कहते हैं कि जब हम कारण और प्रभाव की श्रृंखला को देखते हैं, तो वो पूरी की पूरी श्रृंखला या तो पूरी तरह से भौतिक स्तर पर देखी जा सकती है, यानी एक न्यूरॉन की फायरिंग दूसरे को फायर करने का कारण बनती है, या फिर पूरी तरह से मानसिक स्तर पर देखी जा सकती है, यानी एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। ये दो अलग अलग श्रृंखलाएं नहीं हैं, यह तो एक ही श्रृंखला को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। रोमेंस लिखते हैं, मस्तिष्क की गतिविधियों का कारण कार्यक्रम मानसिक परिचालनों के कारण कार्यक्रम का वस्तुनिष्ठ पहलू है। यह एक बहुत ही एकीकृत और एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण तस्वीर है। यह विज्ञान और हमारे व्यक्तिगत अनुभव दोनों की ही सच्चाई का सम्मान करती है। यह कहती है कि हाँ, विज्ञान सही है, दुनिया भौतिक नियमों का पालन करती है। लेकिन यह भी कहती है कि हमारा आंतरिक, हमारा सचेत अनुभव भी उतना ही वास्तविक, उतना ही मौलिक है, क्योंकि वो उसी भौतिक दुनिया का दूसरा आंतरिक चेहरा है। लेकिन यह विचार हमें एक और उससे भी कहीं ज्यादा साहसिक और कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक संभावना की ओर ले जाता है। अगर हमारे दिमाग की भौतिक प्रक्रियाओं का एक आंतरिक पहलू है जिसे हम मन कहते हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड में होने वाली दूसरी भौतिक प्रक्रियाओं का क्या? चैप्टर नंबर 4, जब पत्थरों ने भी सोचना शुरू किया। पैनसाइकिज्म का आश्चर्यजनक विचार, जॉर्ज रोमेंस का यह डबल एस्पेक्ट सिद्धांत कि मन और पदार्थ एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं, ये हमें एक बहुत ही तार्किक
लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक और एक बहुत ही कट्टरपंथी लगने वाले निष्कर्ष की ओर ले जाता है। और वो निष्कर्ष है पैनसाइकिज्म का विचार। पैनसाइकिज्म क्या है? यह शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। पैन यानी सब कुछ और साइकी यानी मन या आत्मा। तो पैनसाइकिज्म वो दार्शनिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि मन या चेतना का कोई रूप इस ब्रह्मांड में एक मौलिक और एक सर्वव्यापी गुण है। यह सिर्फ इंसानों और शायद कुछ उच्च जानवरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तो पदार्थ के हर एक कण में, हर एक परमाणु में एक बहुत ही आदिम, एक बहुत ही सरल रूप में मौजूद है। यह सुनने में बहुत ही अजीब और लगभग बचकाना लग सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि पत्थर सोचते हैं या कुर्सियां महसूस करती हैं? नहीं, एक परिष्कृत पैनासाइकिस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। उनका तर्क इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है और रोमन्स हमें उस तर्क तक बहुत ही तार्किक रूप से ले जाते हैं। रोमन्स का तर्क कुछ इस तरह है। हम एक 100% निश्चितता के साथ सिर्फ एक ही चीज के आंतरिक पहलू यानी मन के बारे में जानते हैं, और वो है हमारा अपना मन, जो हमारे अपने दिमाग की जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। अब सादृश्य से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे इंसानों के पास भी एक मन है, क्योंकि उनके दिमाग और उनका व्यवहार हमारे जैसा ही है। हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे करीबी विकासवादी रिश्तेदारों जैसे कि चिंपांजी, कुत्ते और डॉल्फिन के पास भी एक सरल रूप में ही सही, पर एक तरह का मन और एक तरह का अनुभव है, क्योंकि उनके दिमाग भी हमारे दिमाग से काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन अब रोमन्स हमें और भी आगे जाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर मन और पदार्थ अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो फिर हम यह रेखा कहाँ खींचें? हम कहाँ कहें कि यहां तक तो मन है और इसके बाद सिर्फ बेजान पदार्थ है? अगर एक जटिल मस्तिष्क का एक जटिल आंतरिक पहलू यानी हमारा मन है, तो क्या यह तार्किक नहीं है कि एक सरल मस्तिष्क जैसे कि एक कीड़े का, उसका एक सरल आंतरिक पहलू हो, और एक बहुत ही सरल तंत्रिका कोशिका का एक और भी सरल आंतरिक पहलू हो? और इसी तर्क को अगर हम उसकी अंतिम सीमा तक ले जाएं, तो क्या एक अणु, एक परमाणु और यहां तक कि एक इलेक्ट्रॉन का भी एक बहुत ही अति सरल आंतरिक पहलू, एक आदिम अनुभव का रूप नहीं होना चाहिए? यह पैनसाइकिज्म का मूल तर्क है। यह नहीं कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सोचते हैं या उनके अंदर विश्वास होते हैं। यह तो बस ये कह रहा है कि जिस आंतरिकता को, जिस अनुभव को हम अपने जटिल रूप में चेतना कहते हैं, वो शायद एक बहुत ही सरल, एक लगभग शून्य जैसे रूप में पदार्थ की प्रकृति का ही एक अंतर्निहित हिस्सा है। हमारे जैसे जटिल मन तब पैदा होते हैं जब अरबों खरबों ऐसे आदिम अनुभव के कण एक बहुत ही जटिल और संगठित प्रणाली जैसे कि एक दिमाग में एक साथ आते हैं। ये एक बहुत ही साहसिक और एक बहुत ही सुंदर विचार है। ये भौतिकवाद की उस अंधेरी दुनिया जहां ब्रह्मांड एक बेजान मशीन है, और द्वैतवाद की उस विभाजित दुनिया जहां मन और पदार्थ एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों को ही खारिज कर देता है। ये हमें एक ऐसे जीवित और एक ऐसे जादुई ब्रह्मांड की तस्वीर देता है जिसमें मन और पदार्थ, चेतना और अस्तित्व एक ही अविभाज्य नृत्य में हमेशा से एक साथ बंधे हुए हैं। ये हमें उस प्राचीन, उस सहज मानवीय अंतर्ज्ञान की ओर वापस ले जाता है जो हमेशा से यह महसूस करता आया है कि प्रकृति जीवित है। ये विचार आज, जब वैज्ञानिक चेतना की कठिन समस्या से जूझ रहे हैं, यानी यह समझाने में असफल हो रहे हैं कि एक भौतिक दिमाग व्यक्तिपरक अनुभव को जन्म कैसे देता है, तब यह विचार दर्शन की दुनिया में एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही रोमांचक वापसी कर रहा है। कई आधुनिक दार्शनिक और यहां तक कि कुछ वैज्ञानिक भी पैनसाइकिज्म को चेतना की पहेली का सबसे अच्छा और सबसे तार्किक समाधान मानने लगे हैं। और यह हमें यह भी दिखाता है कि जॉर्ज रोमेन्स, वो 19वीं सदी के विचारक, अपने समय से कितना ज्यादा आगे थे। वे उन सवालों से जूझ रहे थे और उन समाधानों का प्रस्ताव रख रहे थे जो आज एक सदी से भी ज्यादा समय बाद दर्शन और विज्ञान के बिल्कुल अत्याधुनिक माने जाते हैं। लेकिन अगर मन सिर्फ भौतिक प्रक्रियाओं का आंतरिक पहलू है, तो फिर कारण और प्रभाव की हमारी पूरी समझ का क्या होता है? चैप्टर नंबर 5, मन का कारण या कारण का मन, कारणता की नई परिभाषा। रोमेंस के डबल एस्पेक्ट सिद्धांत का एक और बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है कारण और प्रभाव की हमारी समझ को लेकर। जैसा कि हमने देखा,
द्वैतवाद की सबसे विशाल समस्या थी इंटरेक्शन की समस्या, यानी एक गैर भौतिक मन एक भौतिक शरीर पर कैसे असर डाल सकता है। भौतिकवाद इस समस्या को यह कहकर हल करता है कि मन है ही नहीं, सिर्फ भौतिक कारण ही है। लेकिन यह हमारे उस गहरे एहसास को नकार देता है कि हमारे विचार और हमारी इच्छाएं हमारे कर्मों का कारण बनती हैं। जब मैं यह तय करता हूं कि मुझे अपना हाथ उठाना है, तो मुझे यह बहुत ही मजबूती से महसूस होता है कि मेरे उस निर्णय ने ही मेरे हाथ के उठने का कारण बनाया है। तो रोमन्स का मोनिज्म इस पहेली को कैसे सुलझाता है? वो एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण और एक बहुत ही क्रांतिकारी जवाब देता है। वो कहता है कि मन शरीर का कारण नहीं बनता और न ही शरीर मन का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि वे दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। वे तो एक ही घटना के दो अलग अलग पहलू हैं। इसीलिए उनके बीच कोई कारण कार्य का रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो फिर होता क्या है? रोमन्स कहते हैं कि कारण और प्रभाव की जो श्रृंखला है, वो पूरी की पूरी एक अखंड श्रृंखला है। लेकिन हम उस श्रृंखला को दो अलग अलग भाषाओं में दो अलग अलग दृष्टिकोणों से अध्ययन कर सकते हैं। एक भाषा है भौतिक भाषा, यानी विज्ञान की भाषा। इस भाषा में कारण कार्य की श्रृंखला पूरी तरह से भौतिक घटनाओं से बनी है। न्यूरॉन आई की फायरिंग न्यूरॉन बी की फायरिंग का कारण बनती है, जो आगे चलकर मांसपेशी सी के सिकुड़ने का कारण बनती है। और इसी तरह यह एक बंद प्रणाली है। इसमें किसी भी गैर भौतिक मन के लिए बाहर से आकर हस्तक्षेप करने की कोई जगह ही नहीं है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पूरी तरह से पालन करती है। यह मोशन की दुनिया है। और दूसरी भाषा है मानसिक भाषा, यानी हमारे अपने अनुभव की भाषा। इस भाषा में कारण कार्य की श्रृंखला पूरी तरह से मानसिक घटनाओं से बनी है। एक अनुभूति एक विचार को जन्म देती है, वो विचार एक इच्छा को जन्म देता है, और वो इच्छा एक संकल्प को जन्म देती है। ये माइंड की दुनिया है। रोमन्स का जीनियस वाला कदम यह था कि उन्होंने कहा कि ये दो अलग अलग श्रृंखलाएं नहीं हैं। ये तो एक ही श्रृंखला के दो अलग अलग अनुवाद हैं। वो घटना जिसे एक न्यूरो साइंटिस्ट बाहर से देखकर न्यूरॉन्स की फायरिंग कहता है, उसी हूबहू उसी घटना को आप अंदर से अनुभव करके एक विचार कहते हैं। तो जब आप कहते हैं कि मेरे सोचने ने मेरे हाथ को उठाया, तो आप एक तरह से एक शॉर्टकट ले रहे हैं। असल में आपके उस सोचने का जो भौतिक पहलू था, यानी कुछ न्यूरॉन्स की फायरिंग, उसने उस हाथ उठाने के भौतिक पहलू, यानी कुछ और न्यूरॉन्स की फायरिंग का कारण बनाया। और साथ ही आपके उस सोचने का जो मानसिक पहलू था, वो आपके उस हाथ उठाने के संकल्प के मानसिक पहलू से कारण कार्य रूप से जुड़ा हुआ था। यह एक बहुत ही सुंदर समाधान है। यह एक ही समय में विज्ञान की उस भौतिक कारणता की बंद प्रणाली का भी सम्मान करता है, और हमारे उस गहरे अंतर्ज्ञान का भी सम्मान करता है, जो कहता है कि हमारा मन हमारे कर्मों का कारण बनता है। यह कहता है कि हाँ, आपका मन आपके कर्मों का कारण बनता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आपका मन और आपके दिमाग की प्रक्रियाएं दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह हमें हमारी अपनी प्रेरणाओं और हमारे अपने व्यवहार के बारे में सोचने का एक नया तरीका देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरने वाली चीजें नहीं हैं। हर विचार का एक भौतिक, एक शारीरिक समकक्ष होता है, और हमारे शरीर की हर हरकत, हर क्रिया के पीछे एक मानसिक, एक सचेत या अचेत समकक्ष होता है। मन और शरीर एक दूसरे के साथ एक गहरे, एक अविभाज्य नृत्य में बंधे हुए हैं। एक को समझे बिना हम दूसरे को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते। चैप्टर नंबर 6, जब जानवर सोचने लगे। मन का विकास। जॉर्ज रोमेंस सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं थे। वे तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक विकासवादी जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन के सबसे महान शिष्य, और उनका पूरा दार्शनिक प्रोजेक्ट उनके इस विकासवादी विश्व दृष्टिकोण से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके लिए मन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इंसानों में अचानक जादू की तरह प्रकट हो गई हो। मन भी शरीर की तरह ही एक बहुत ही लंबी और एक बहुत ही क्रमिक विकास की प्रक्रिया का नतीजा था। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के बाद 19वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक लड़ाइयों में से एक इंसानों और जानवरों के बीच के रिश्ते को लेकर थी। क्या इंसान जानवरों से पूरी तरह से अलग और श्रेष्ठ है, जैसा कि धर्म और पारंपरिक दर्शन सिखाते आए थे? या फिर हम भी पशु साम्राज्य का ही एक हिस्सा हैं?
और हमारे और उनके बीच सिर्फ डिग्री का ही फर्क है, प्रकार का नहीं। रोमेंस इस लड़ाई में डार्विन के सबसे महान और सबसे जोशीले योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यह साबित करने में लगा दी कि विकासवाद का सिद्धांत सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं, बल्कि हमारे मन पर भी लागू होता है। उन्होंने तुलनात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र की लगभग नींव ही रखी। उनकी किताबें, जैसे कि एनिमल इंटेलिजेंस, उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थीं। उन्होंने दुनिया भर से जानवरों के बुद्धिमान व्यवहार के सैकड़ों, हजारों किस्से और अवलोकन इकट्ठे किए। उन्होंने दिखाया कि कैसे चींटियां जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाती हैं, कैसे पक्षी खूबसूरत घोंसले बनाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे कुत्ते और बंदर प्यार, जलन और वफादारी जैसी जटिल भावनाओं को महसूस करते और व्यक्त करते हैं। उनका तर्क था कि अगर हम इन व्यवहारों को एक इंसान में देखते, तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहते कि इनके पीछे एक मन है, एक सोच है। तो फिर हम जानवरों के मामले में एक दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं? उन्होंने तर्क दिया कि जानवरों के मन और इंसानों के मन के बीच एक निरंतरता है। हमारी तर्क करने की, भाषा का इस्तेमाल करने की और नैतिक निर्णय लेने की जो यह जटिल क्षमताएं हैं, वे शून्य से पैदा नहीं हुई हैं। उनके बीज, उनके सरल रूप हमें पशु साम्राज्य में भी हर जगह दिखाई देते हैं। यह विचार उनके डबल एस्पेक्ट मोनिज्म के साथ भी पूरी तरह से मेल खाता है। अगर हर भौतिक प्रक्रिया का एक आंतरिक पहलू होता है, तो फिर एक जानवर के जटिल दिमाग का भी एक जटिल आंतरिक पहलू, यानी एक तरह का मन या चेतना होना ही चाहिए। और जैसे जैसे दिमाग विकास की प्रक्रिया में और भी ज्यादा जटिल होता गया, वैसे वैसे उसका वो आंतरिक पहलू भी और भी ज्यादा समृद्ध और भी ज्यादा आत्म जागरूक होता गया, जब तक कि वो इंसानी चेतना के स्तर तक नहीं पहुंच गया। यह हमें जानवरों के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण को फिर से सोचने पर मजबूर करता है। अगर वे भी हमारी तरह ही सोचने और महसूस करने वाले प्राणी हैं, तो फिर हमारा उनके प्रति क्या नैतिक दायित्व बनता है? यह विचार कि हम और जानवर एक ही विशाल चेतना की विकास यात्रा का हिस्सा हैं, हमें एक ज्यादा करुणामय और एक ज्यादा सम्मानजनक रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें हमारे अपने मन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी तर्क बुद्धि की इस पतली सी परत के नीचे आज भी एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही जानवर जैसा मन मौजूद है, जो हमारी सहज प्रवृत्तियों, हमारे डरों और हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। अपने आप को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अपने अंदर के उस जानवर को भी समझना और स्वीकार करना होगा। रोमेंस का यह विकासवादी दृष्टिकोण हमें एक बहुत ही एकीकृत और एक बहुत ही सुंदर तस्वीर देता है, जिसमें ब्रह्मांड के सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे सरल जीव और सबसे जटिल इंसानी मन तक सब कुछ एक ही विशाल विकास की कहानी का हिस्सा है। चैप्टर नंबर 7, जब विज्ञान ने आस्था को निगल लिया। एक ईमानदार नास्तिक का दर्द। जॉर्ज रोमेंस का जीवन सिर्फ एक बौद्धिक खोज ही नहीं था, यह एक बहुत ही गहरी और एक बहुत ही दर्दनाक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। जैसा कि हमने शुरू में देखा, रोमेंस एक बहुत ही धार्मिक माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन उनके अपने ही वैज्ञानिक काम ने, उनके डार्विनियन विश्व दृष्टिकोण ने उनसे उनकी ईसाई आस्था को छीन लिया था। यह उनके लिए कोई आसान या कोई खुशी की बात नहीं थी। यह उनके जीवन की सबसे विशाल त्रासदी थी, एक ऐसा घाव जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं भरा। अपनी जवानी में एक कठोर तर्कवादी के रूप में उन्होंने छद्म नाम से एक किताब लिखी थी, ए कैंडिड एग्जामिनेशन ऑफ थीज्म, जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के सभी पारंपरिक तर्कों का बहुत ही निर्दयता से विश्लेषण किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ईश्वर में विश्वास करने के लिए कोई भी पर्याप्त तर्कसंगत आधार नहीं है। वे एक नास्तिक बन गए थे, लेकिन वे हमेशा एक दुखी नास्तिक, एक इच्छुक नास्तिक बने रहे। उन्हें हमेशा उस विश्वास की, उस अर्थ की और उस आशा की कमी महसूस होती रही जो धर्म देता है। उन्हें लगता था कि विज्ञान ने दुनिया को समझाया तो है, लेकिन उसे बेरंग कर दिया है, उससे उसका जादू छीन लिया है। उनकी यह किताब माइंड एंड मोशन एंड मोनिज्म उनके इसी जीवन भर के संघर्ष का एक अंतिम और एक बहुत ही साहसी प्रयास है। यह सिर्फ मन और पदार्थ के बीच ही नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच भी एक पुल बनाने की एक कोशिश है। उनका पैनसाइकिज्म का विचार कि चेतना या मन का कोई रूप इस ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है,
वो उन्हें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर देता है जो पूरी तरह से बेजान या अर्थहीन नहीं है। अगर हर कण के अंदर एक आदिम मानसिक पहलू है, तो फिर यह पूरा ब्रह्मांड भी एक तरह से जीवित है, सचेत है। यह विचार रोमेंस को उनके जीवन के बिल्कुल अंत में एक नए, एक ज्यादा दार्शनिक और एक ज्यादा रहस्यमयी तरह के आस्तिकता की ओर वापस ले जाता हुआ दिखता है। वे अपनी इस किताब के अंत में यह तर्क देते हैं कि अगर यह पूरा ब्रह्मांड अपने सार में विमानसिक है, तो फिर यह सोचना अतार्किक नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांडीय मन का भी एक उच्चतम रूप हो सकता है, एक सार्वभौमिक मन जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं। यह कोई पारंपरिक, कोई व्यक्तिगत, कोई इंसानों जैसा ईश्वर नहीं है। यह तो एक अवैयक्तिक, एक सर्वव्यापी चेतना है जो इस ब्रह्मांड का ही आंतरिक स्वरूप है। रोमेंस का यह अंतिम निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाता है कि एक कठोर वैज्ञानिक भी अपने जीवन के अंत में अपनी ही विज्ञान की सीमाओं को पहचान सकता है। यह हमें यह भी दिखाता है कि नास्तिकता और आस्तिकता के बीच की रेखा उतनी मोटी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। उनकी यह यात्रा हमें एक बहुत ही गहरी बौद्धिक ईमानदारी का सबक सिखाती है। रोमेंस ने कभी भी आसान जवाबों का सहारा नहीं लिया। जब उनका तर्क उन्हें नास्तिकता की ओर ले गया, तो वे एक ईमानदार नास्तिक बने, भले ही वो उन्हें दुखी करता हो। और जब अपने जीवन के अंत में उनका वही तर्क उन्हें एक नए, एक ज्यादा दार्शनिक आस्तिकता की संभावना की ओर ले गया, तो उन्होंने उस रास्ते पर भी चलने का साहस दिखाया। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने विश्वासों को, चाहे वे कुछ भी हों, लगातार परखते रहना चाहिए, उन पर सवाल उठाते रहना चाहिए और सच्चाई की खोज में कहीं भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वो रास्ता हमें हमारी अपनी आरामदायक धारणाओं के खिलाफ ही क्यों न ले जाए। चैप्टर नंबर 8, एक वैज्ञानिक का दर्शन, जब सवाल जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अब जब हम जॉर्ज रोमेंस के जीवन और उनके अंतिम दार्शनिक वसीयतनामे माइंड एंड मोशन एंड मोनिज्म की इस यात्रा के अंत की ओर जा रहे हैं, तो हम यह देख सकते हैं कि यह किताब सिर्फ कुछ सिद्धांतों का एक संग्रह नहीं है। यह तो एक तरीके का, एक रवैये का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि कैसे एक सच्चा खोजी ज्ञान की अलग अलग शाखाओं के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश करता है। रोमेंस हमें दिखाते हैं कि विज्ञान और दर्शन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। वे तो एक ही खोज के दो अलग अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण औजार हैं। विज्ञान हमें कैसे के सवालों का जवाब देता है। वो हमें दुनिया के काम करने के नियमों को, उसके तंत्र को बहुत ही सटीकता से बताता है। लेकिन विज्ञान अक्सर क्यों के और क्या के उन गहरे सवालों पर चुप हो जाता है। चेतना क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? और यहीं पर दर्शन का काम शुरू होता है। दर्शन विज्ञान के द्वारा दिए गए तथ्यों को लेता है और उनसे एक विशाल, एक सुसंगत तस्वीर, एक विश्व दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करता है। रोमेंस का पूरा काम इसी संवाद का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने डार्विन के विकासवाद के वैज्ञानिक तथ्य को लिया और फिर उन्होंने यह दार्शनिक सवाल पूछा कि इस तथ्य का मन की प्रकृति के लिए और ईश्वर के अस्तित्व के लिए क्या मतलब है। यह हमें हमारी अपनी जिंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हमें अपने ज्ञान को अलग अलग असंबद्ध बक्सों में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हमें एक एकीकृत ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। हमें विज्ञान, दर्शन, कला और आध्यात्मिकता सभी से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता इतनी जटिल और इतनी बहुआयामी है कि उसे किसी एक अकेले दृष्टिकोण से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। रोमेंस का जीवन हमें बौद्धिक साहस का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। वे अपने समय के सबसे विशाल और सबसे मुश्किल सवालों से सीधे सीधे टकराने से नहीं डरे। मन शरीर समस्या, चेतना की पहेली और विज्ञान और धर्म का संघर्ष। वे आसान लोकप्रिय जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी खुद की एक मौलिक और एक अक्सर अकेली राह बनाने की हिम्मत की। और सबसे अधिक उनका जीवन हमें बौद्धिक ईमानदारी का मूल्य सिखाता है। उन्होंने अपने विश्वासों को अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं मोड़ा। जब उनका तर्क उन्हें एक असहज करने वाली सच्चाई, नास्तिकता की ओर ले गया, तो उन्होंने उसे स्वीकार किया। और जब उनका वही तर्क उन्हें एक और, एक अलग दिशा में ले गया, तो उन्होंने उस दिशा में भी जाने का साहस दिखाया। वे हमेशा अंत तक एक सच्चे खोजी बने रहे। यह किताब हमें कोई अंतिम, कोई निश्चित जवाब नहीं देती।
यह तो हमें उस खोज की प्रक्रिया में ही शामिल करती है। यह हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या सोचना है। यह हमें यह दिखाती है कि एक महान दिमाग कैसे सोचता है। और शायद यही एक महान दार्शनिक किताब का सबसे महत्वपूर्ण उपहार होता है। चैप्टर नंबर 9, रोमांस की प्रतिध्वनि, चेतना की आधुनिक खोज। जॉर्ज रोमेंस का 1894 में सिर्फ 46 साल की कम उम्र में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद 20वीं सदी की शुरुआत में दर्शन और मनोविज्ञान दोनों ही एक बहुत ही अलग दिशा में चले गए। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का दबदबा हो गया, जिसने मन और चेतना जैसे विषयों को ही अवैज्ञानिक मानकर खारिज कर दिया। और दर्शन में लॉजिकल पॉजिटिविज्म का उदय हुआ, जिसने मेटाफिजिक्स को ही एक अर्थहीन बकवास घोषित कर दिया। इस नए कठोर और भौतिकवादी माहौल में रोमेंस के सूक्ष्म पैनसाइकिस्ट जैसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। उनकी किताब माइंड एंड मोशन एंड मोनिज्म को काफी हद तक भुला दिया गया। उसे 19वीं सदी के एक विलक्षण लेकिन अप्रासंगिक अवशेष के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन जैसा कि अच्छे विचारों के साथ अक्सर होता है, वे कभी पूरी तरह से मरते नहीं हैं। वे बस सही समय का, सही माहौल का इंतजार करते हैं ताकि वे फिर से अंकुरित हो सकें। और 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में ठीक वैसा ही हुआ। विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस में अविश्वसनीय प्रगति हुई। हम दिमाग के बारे में पहले से कहीं ज्यादा जानने लगे। लेकिन इस सारी प्रगति के बावजूद वो एक केंद्रीय रहस्य यानी चेतना और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा मुश्किल लगने लगा। वैज्ञानिक ये तो बता सकते थे कि दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या करता है, लेकिन वे ये बिल्कुल भी नहीं समझा पा रहे थे कि यह सब भौतिक प्रक्रियाएं अनुभव को, एहसास को, देखने के एहसास को, सुनने के एहसास को जन्म क्यों और कैसे देती हैं। यह चेतना की कठिन समस्या, जैसा कि दार्शनिक डेविड चामर्स ने इसे नाम दिया, उसने सरल भौतिकवाद की सीमाओं को उजागर कर दिया। और इसी संकट में दार्शनिकों और यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने भी उन पुराने भूले हुए विचारों की ओर फिर से देखना शुरू कर दिया, जो चेतना को सिर्फ दिमाग का एक उत्पाद नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक ज्यादा मौलिक हिस्सा मानते थे। और यहीं पर जॉर्ज रोमेंस के विचारों की एक आश्चर्यजनक वापसी हुई। उनका वो डबल एस्पेक्ट मोनिज्म का सिद्धांत और उनका वो पैनसाइकिज्म का विचार, जो कभी बहुत ही अजीब और बहुत ही पुराना लगता था, वो अचानक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही प्रासंगिक लगने लगा। आधुनिक न्यूट्रल मोनिज्म और पैनसाइकिज्म के समर्थक जैसे कि गैलन स्ट्रॉसन और फिलिप गोफ आज उन्हीं तर्कों को एक नई और ज्यादा परिष्कृत भाषा में पेश कर रहे हैं, जिन्हें रोमेंस ने 100 साल से भी पहले पेश किया था। वे भी यही कह रहे हैं कि चेतना को समझाने का एकमात्र तार्किक तरीका यही है कि हम यह मान लें कि वो पदार्थ की प्रकृति का ही एक अंतर्निहित, एक आंतरिक पहलू है। यह हमें दिखाता है कि विचारों की दुनिया में कुछ भी कभी भी पूरी तरह से पुराना नहीं होता। दर्शन का इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है जिसमें पुराने सवाल और पुराने जवाब नए रूपों में बार बार हमारे सामने आते रहते हैं। रोमेंस की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए क्योंकि वो उस समय फैशन में नहीं है। एक सच्चा और एक गहरा विचार, चाहे वो कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसमें एक ऐसी शक्ति होती है जो समय की कसौटी पर खरी उतर सकती है। जॉर्ज रोमेंस अपने समय के लिए शायद कुछ जल्दी आ गए थे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि दुनिया अंततः उनके उन साहसिक और दूरदर्शी विचारों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। चैप्टर नंबर 10, एक सिक्के के दो पहलू, रोमेंस की अंतिम विरासत। अब हम जॉर्ज जोन रोमेंस के इस गहन, इस संघर्षपूर्ण और इस आश्चर्यजनक रूप से भविष्यदर्शी जीवन और विचार की अपनी यात्रा के अंत पर हैं। तो अंत में हम उस महान डार्विनियन दार्शनिक से क्या सबसे महत्वपूर्ण सबक लेकर जा रहे हैं? उनकी अंतिम विरासत क्या है? रोमेंस की सबसे मुख्य विरासत है एक एकीकृत विश्व दृष्टिकोण की उनकी अथक खोज। वे एक ऐसी दुनिया में रहते थे, और हम आज भी एक ऐसी ही दुनिया में रहते हैं, जो ज्ञान के अलग अलग असंबद्ध टुकड़ों में बंटी हुई है। एक तरफ विज्ञान की दुनिया है, जो एक बेजान, एक उद्देश्यहीन, एक भौतिक मशीन की कहानी सुनाती है, और दूसरी तरफ हमारे अपने आंतरिक अनुभव की दुनिया है, जो अर्थ, उद्देश्य और चेतना से भरी हुई है। और ये दोनों कहानियां एक दूसरे से बात ही नहीं करती।
रोमन्स का पूरा जीवन और उनका यह अंतिम काम, माइंड एंड मोशन एंड मोनिज्म, इसी संवादहीनता को तोड़ने का, इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने का एक बहुत ही भावुक और एक बहुत ही ईमानदार प्रयास है। उनका डबल एस्पेक्ट मोनिज्म का सिद्धांत हमें एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान प्रदान करता है। यह हमें कहता है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। हमें विज्ञान को नकारने की जरूरत नहीं है और न ही हमें अपने आंतरिक अनुभव की सच्चाई को नकारने की जरूरत है। वे दोनों ही सच हैं, क्योंकि वे दोनों एक ही वास्तविकता के दो अलग अलग पहलू हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। ये एक बहुत ही गहरा और एक बहुत ही संतोषजनक विचार है। यह हमें एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर देता है जो एक ही समय में वैज्ञानिक रूप से समझने योग्य भी है और आंतरिक रूप से अनुभव करने योग्य भी। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जो बेजान नहीं है, बल्कि जिसमें चेतना अपने सबसे सरल रूप में हमेशा से ही मौजूद है। यह हमें हमारी अपनी पहचान के बारे में भी एक नया नजरिया देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा मन और हमारा शरीर दो दुश्मन नहीं हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वे तो एक ही प्राणी के दो अविभाज्य हिस्से हैं, एक ही नृत्य के दो नर्तक हैं। अपने मन को समझने के लिए हमें अपने शरीर को समझना होगा और अपने शरीर को समझने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। अंत में जॉर्ज रोमेंस की कहानी हमें एक सच्चे दार्शनिक होने का मतलब सिखाती है। एक दार्शनिक होना सिर्फ मुश्किल किताबों को अध्ययन करना या जटिल तर्क बनाना नहीं है। एक दार्शनिक होना है एक खोजी होना, एक ऐसा खोजी जो अपनी पूरी जिंदगी, पूरी ईमानदारी और पूरे साहस के साथ सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण सवालों का सामना करता है। एक ऐसा खोजी जो आसान जवाबों से और आरामदायक हठधर्मिताओं से कभी संतुष्ट नहीं होता। रोमेंस ने यही किया। उन्होंने अपने विश्वासों को चुनौती दी, उन्होंने अपने विज्ञान की सीमाओं का सामना किया और उन्होंने एक ऐसी सच्चाई की तलाश की जो उनके दिल और उनके दिमाग दोनों को एक साथ संतुष्ट कर सके। वे हमें यह नहीं बताते कि हमें क्या मानना चाहिए, वे हमें यह दिखाते हैं कि हमें कैसे खोजना चाहिए। और यही उनकी सबसे मुख्य और सबसे स्थायी विरासत है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे मन और पदार्थ एक ही वास्तविकता के दो पहलू हो सकते हैं और कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक गहरा संबंध हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे मन शरीर की समस्या के बारे में सोचें, कैसे चेतना की प्रकृति पर विचार करें और कैसे एक एकीकृत विश्व दृष्टिकोण का निर्माण करें जो आपके अनुभव के सभी पहलुओं का सम्मान करता हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करने और अपनी खुद की सच्चाई खोजने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।